बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तसद्दुक़ गिलानी और हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शाबान बड़े शदोमत से बहुत प्रोफेशनल तरीके से जारी है, जिसके अंदर पाक फ़ौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस मुश्तरका तौर पे ये ऑपरेशन कर रही है। उस हवाले से बहुत सारे तज्ज़िये भी आपने सुने होंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम बलूचिस्तान के अंदर से कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसी शख्सियत अपने साथ मदऊ करें जो कि वहाँ पे मौजूद हैं और सिचुएशन ऑन ग्राउंड, फैक्ट ऑन ग्राउंड, उसके ऊपर उनकी नज़र है। तो हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ समीन सदीक मौजूद हैं, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में हैं और इनकी बड़ी गहरी नज़र है, बड़ी सीनियर एनालिस्ट हैं और हालात हाज़रा पे, बलूचिस्तान की मामलात पे और उसके अंदर जो पॉलिटिकल एंड जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उन पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम समीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तसद्दुक़ साहब, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। आप खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। समीन, हम राइट अवे आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले बहुत सारे दिनों से बलूचिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जो कि जिनमें बहुत ही अफसरदा करने वाली बात है कि पुलिस के कोई 30 से ज़्यादा जवान शहीद हुए और उसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल बलूचिस्तान गए और एक बाकायदा क्लियरेंस ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन रिपोर्टेडली इस्तेमाल करते हैं और बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करते हैं, आम शहरियों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। उस पर एक ऑपरेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा हमें बताएंगी कि ये वाक़यात कैसे हुए पुलिस के मामलात में और इस वक्त ऑपरेशन जो है वो किस स्टेटस पे है? सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हम बैठ जाएं तो देखेंगे कि इंसिडेंट हुए कैसे। ज़ारत में सबसे पहले जो है एक अटैक हुआ, ज़ारत पुलिस स्टेशन पे हुआ। उससे पहले हन्ना का इलाका था, करीब बाबरी में कालादम तंजीम TTP ने जो है ना क्लेम किया कि वो आए थे और वहाँ पे उन्होंने मुसल्लह जख्मी में लोगों पर हमला किया। उसके बाद इसी की कंटिन्यूटी में ये हुआ कि जी 2 से 3 दिन के बाद जो है उन्होंने पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया और वहाँ पर जो है कुछ अफराद को अपने साथ उठा कर ले गए, अगवा कर लिया गया और कुछ अफराद को वही मौके पे जो है ना शहीद किया। अब अगर देखा जाए जो रिसेंट सिचुएशन है उसमें टोटल 28 पुलिस एहलकार हैं और उसके अलावा बाकी ATF के और बाकी हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, सिविल शोधा हैं। जो टोटल 42 का जो एक नंबर हमारे पास आ रहा है, वो टोटल अब तक हमारे शोधा हो चुके। इस सारे सीन के बाद जो है जितने हुए जो कमेटी के जो है ना मेंबरान थे, उन्होंने अपने मुतालबा सिक्योरिटी फोर्सेस के पास रखे, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को जो है ना एंगेज किया और कहा कि जी ये वाली जो जितनी भी सिचुएशन है, ये अमन और अमान के हमारे इलाकों में जो मुसल्लह जत्थे हैं इनको किसी तरीके से एक धरना जो इसमें पहले हो चुका था में सिविल शोधा भी शामिल थे, वो खत्म हो गया। उसको उनकी नेगोशिएशंस जो थी वो चल रही थी, वो तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सेटल डाउन हो गई। लेकिन एक धरना है ज़ारत पुलिस स्टेशन के शोधा का, 28 जो है ना तादाद बताई जा रही है, ये 2 शोधा थे। उनके आधे शोधा जो है अब दफनाए जा चुके हैं और कुछ अभी तक धरने में मौजूद हैं। ये जो लवाहिकीन है वो अपने प्यारों की लाशों को लेके अभी तक बैठे हुए हैं। राइट राइट। अच्छा, ये बताइए कि ये डेफिनेटली जिन माओं के बच्चे शहीद हुए दहशतगर्दों के हाथों, उनको उनकी तकलीफ़ का हम अंदाज़ा कर सकते हैं। उस तरह तो नहीं कर सकते जिस तरह वो ख़ुद कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली एक पेनफुल सिचुएशन में है। तो ये जो धरना, 2 धरने अभी तक, ये दूसरा धरना है। पहला धरना तो किसी हद तक वो कुछ दिनों में ख़त्म हो गया, ये जो दूसरा धरना है ये अभी तक जारी है। तो एक तो इस धरने के हवाले से ये बताइएगा कि इसके अंदर जो ख़ास इंसाइट है उनके मुतालबात के हवाले से, और फिर गवर्नमेंट के साथ इनकी कोई निगोसिएशंस अगर चल रही हैं तो वो किस स्टेज पे पहुंची हैं, और अगर हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाए कि ऑन ग्राउंड जो इस वक्त सिचुएशन है, रियलिटी है, वो क्या है। गवर्नमेंट और बलूचिस्तान की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। कल रात को जो नेगोशिएशंस कमेटी है उनका चौथा दौर दाखिल हुआ है कि जाके लवाहिकीन के साथ जो है मुलाकात। उनके सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि जो शोधा के लवाहिकीन है उनकी 5 मुतालबात, उनमें से पहला मुतालबा ये है कि जितना भी सानिया हुआ है इसकी स्पेशल कमीशन बनाया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जिम्मेदारान को जो है सजा दी।
दूसरा जो उनका मुतालबा है उसमें ये है कि जितने भी मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं उस इलाके में ज़ियारत के आसपास उनको जो है खाली कराया जाए और मुकम्मल तरीके से उन पे ऑपरेशन किया जाए ताकि वो उन एरिया से बिल्कुल निकल जाए। एक दो ऐसे उनके मुतालबात हैं जिसमें एक तो उनका मुतालबा है कि जो एफसी को सॉरी लेवीज को बलूचिस्तान पुलिस में जम किया गया था, वो चाहते हैं कि वो फैसला वापस लिया जाए। इसके अलावा एक मुतालबा उनका ये है कि जो एफसी की चेक पोस्टें हैं उस सारे एरिया में और सराउंडिंग एरिया या तो उन्हें कम किया जाए या तो तकरीबन खत्म कर दिया। जहां पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो अभी तक कामयाब नहीं हो सकी मुज़ाकरात में, इन दो मुतालबात की वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि ये तो वो मुतालबात हैं जिसमें तमाम सूबाई सतह के सरकारी अदारे शामिल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल हैं और जो मेन मसला है कि नेवीज को दोबारा बहाल किया जाए। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि जब नेवीज को जम किया गया था बलूचिस्तान पुलिस, तो बलूचिस्तान पुलिस का अगर आप कह सकें या जो है अगर आप कहना चाहें कि ओवरऑल एक प्रोविंशियल लेवल पे जो कन्विक्शन रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 2% से लेके 5%। यहाँ पर एक मसला ये भी है कि बलूचिस्तान से रिलेटेड इतना खास कोई डेटा नहीं है, सिर्फ एक जो है ना रिपोर्ट्स के तहत या आप कह सकते हैं कि 2 से 5% के जो है ना कन्विक्शन रेट बेसिस पर उनको उसमें वापस बलूचिस्तान पुलिस के साथ कम कर दिया। राइट ये एक सबसे बड़ी रुकावट है कि अगर इस फैसले को रिवर्स करते हैं तो जो पहले सारे ऑपरेशन किए गए उन पे एक क्वेश्चन है। जो बलूचिस्तान की अब रिसेंट सिचुएशन है अगर आप देखा जाए तो मुतालबा नंबर 2 जो अगर पूरा किया जाए कि एफसी की चेक पोस्टें कम या खत्म कर, एफसी की चेक पोस्टें पहले खत्म और कम की गई, कोई फायदा नहीं हुआ था। उसके बाद अगर अब दोबारा इतनी सीरियस सिचुएशन में एफसी को भी वहां से हटा दिया जाए तो ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इन दो जो मुतालबात हैं इनकी वजह से मुज़ाकरात। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और जब आपको पता है कि बलूचिस्तान में हम भी कुछ अर्सा वहाँ पे रह के इन चीज़ों का मुशाहिदा करते रहे, तो जो लास्ट टाइम लेवीज़ को जम करके दोबारा से उसको रिवर्स किया गया, उसके रिपोर्टेडली बहुत ख़तरनाक नताइज हुए। दहशतगर्दों की उससे काफ़ी जो है ना वो एक रिलैक्सेशन मिल गई, क्योंकि लेवीज़ के हवाले से जैसे आपने कहा कन्विक्शन उनका 2 to 5% है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी इदारे अपनी जान पे खेल के जिन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करते हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर लीगली या लॉफुल सबूत मुहैया करने में लेवीज़ मुकम्मल तौर पे नाकाम रहती रही है, जिसकी वजह से वो दहशतगर्द कानून के शिकंजे में आने से बच जाते हैं। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक नुकसान पास में भी है। और दूसरा जो आपने बात की एफसी की चेक पोस्ट के हवाले से, ये तजर्बा भी पहले किया गया जैसे आपने फरमाया, और उसकी वजह से भी दहशतगर्दों को मज़ीद ओपनिंग्स मिली या विंडोज़ मिली कि वो अपने ठिकानों को ज़्यादा मजबूत कर सके। तो ये आपकी बात ठीक है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मेरा ख्याल है ये वो चीज़ें हैं जो पहले आजमाई जा चुकी हैं और जिससे बलूचिस्तान के अमन व अमान को बजाय फ़ायदा होने के बहुत नुकसान पहुँचा। तो आपके ख्याल में ये मुतालबात क्यों रखे गए हैं? अभी तो पश्तून रहनुमा भी इस सारे इस अमल का हिस्सा हैं, तो इन मुतालबात की को रखने की क्या वजह है जो पहले भी एक तरह से फेलियर जिनकी वजह से हुआ? क्या उन लोगों को वो जहाँ मौजूद हैं उनको इसका अदराक नहीं है हकीकत का कि ये खुदा न खास्ता दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन लोगों के लिए जो वहाँ रहते हैं उनकी जानों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह सिचुएशन पैदा कर सकती है? तसद्दुक़ साहब, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आपने बात की कि यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारे सिनेरियो का इतराक नहीं। जो बलूचिस्तान का असल मसला है वो एक पहले नंबर पे तो डायलॉग है। डायलॉग सिर्फ आपने उनसे नहीं करने जो पहाड़ पे बैठे। दूसरा मसला यहाँ पे ये कि लोगों को अवेयरनेस नहीं, तो डायलॉग आपने उन लोगों से भी करने हैं जो सारे बलूचिस्तान में इस तरह के फैसलों के बाद इस तरह के डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स हों। अब अगर ये कन्विक्शन रेट वाली बात या ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेवीज की परफॉर्मेंस वाली बात बलूचिस्तान गवर्नमेंट के एंड पर बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आकर आवाम को जो है अपने कॉन्फिडेंस में लिए। अभी भी एफर्ट्स हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जो है ना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एफर्ट्स नहीं कर रही, लेकिन द मेन पॉइंट इज कि जो एक गैप है इंफॉर्मेशन का वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ही फील किया जाना चाहिए। अगर जब ये फैसला लिया गया था तो बलूचिस्तान में 2021 में
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, तो तमाम अदारों को जो है ना PROs थे, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स थे, तो अगर कोई इस तरह का मसला होता है जिसपे अवाम चाहती है कि वो फैसला दोबारा रिकंसिडर किया जाए, तो अवाम अपने मसाइल को जो है ना रिकॉर्ड करवा सकती है और इंफॉर्मेशन ले सकती है। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मसला यही है कि गुड गवर्नेंस जो है ना थोड़ा सा लैक वो करते हैं। तो मसला ये है कि डेफिनेटली जब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीजें इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि वो एड्रेस होना मुश्किल हो। अब अगर आप मीडिया पर देखो तो इसका जितना भी बैकलैश आ रहा है वो अभी भी रियासत की तरफ जा रहा है, और रियासत माँ की तरह एक साइड पे ऑपरेशन शबान चल रहा है जिसमें 127 दहशतगर्द अब तक मारे जा चुके हैं। डेफिनेटली टीटी वहां पर लिंक थे, टीपी के वहां पर प्रेजेंस थी, जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ना होती तो आई थिंक ये ना हो रहा होता। तो मसला सारा ये है कि अवाम के बीच में और सिक्योरिटी इदारों के बीच में और नेशनल मीडिया पे बलूचिस्तान को लेके एक प्रॉपर आई थिंक ट्रांसपेरेंट डिबेट की जरूरत है, जिसमें स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया जाए और लोगों की राय को भी उतनी अहमियत। बिल्कुल, बहुत मुनासिब बात आपने की है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे तमीन ये होगा कि चूँकि आप बलोच हैं, बलूचिस्तान में रहती हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो जंग है दहशतगर्दी के हवाले से, इसमें ये जो फेक न्यूज़ हैं, मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा है, ये भी इसका अहम हिस्सा है और उसमें हमारा दुश्मन आपको पता है कि वो पेश है। तो इस हवाले से क्या आप पैगाम देना चाहेंगी बलोच अवाम को, बलूचिस्तान में बसने वाले तमाम पश्तून भी और बाकी बरादरियाँ भी, कि वो दुश्मन के प्रोपेगेंडे के से किस तरह से अपने आप को बचा सकें? और इस हवाले से अगर मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि किसी भी सूरत में ये जंग की एक सिचुएशन है, उसमें बहुत ही समझदारी ये होती है कि अपने नेशनल जो मीडिया है उस पे ज़्यादा भरोसा किया जाए और डिसइंफॉर्मेशन से, मिस इन्फॉर्मेशन से बचा जाए। तो आप इस चूँकि आप मीडिया से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो आवाम को क्या पैगाम देंगी, उन्हें किस तरह से ये जो साइड है साइबर वॉरफेयर की, इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर आप देखें तो बलूचिस्तान इस वक्त सोशल मीडिया पे तो आज़ाद हो चुका है कि परसों ही कुछ फेक अकाउंट थे, अगर उनका आप उठा के डेटा देखते हैं, उनके इको चैम्बर्स को अगर आप स्टडी करें तो उनके हिसाब से तो बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है। 85% जो है कंट्रोल वो हासिल कर चुके हैं बलूचिस्तान पर। और जो है आप उनका डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब ठीक है। तो सोशल मीडिया पे जितनी भी न्यूज आ रही है उसमें एक सिटीजन का या बलूचिस्तान का रिहायशी होने के हिसाब से मेरे ख्याल से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो डेटा वेरीफाई करें। वेरीफाई आप किस तरह करेंगे कि आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे मैं कोट करूंगी, जो नेशनल मीडिया पे चीजें चल रही होती हैं उनको आप थोड़ा सा कंपेयर करें। दूसरा, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, उनका लैक करना भी यहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित। तो अगर एक एज अ सिटीजन आपने जो है ना एक किसी भी इंफॉर्मेशन को, बहुत सारे टूल ऐसे आते हैं जो एक आम सिटीजन घर बैठ के इस्तेमाल कर सकता है, जैसे गूगल रिवर्स इमेज सर्च है, उसके अलावा और वीडियो रिवर्स सर्च के ऑप्शंस आते हैं जो आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि फेक न्यूज है या ओरिजिनल। तो आप एज ए बलूचिस्तान के होने के मुताबिक आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप एटलीस्ट किसी भी क्योस की सिचुएशन में का फ्यूलिंग फैक्टर ना बने। आप अगर बात करें तो वो कोई बड़ी अच्छी बात और माशरे की बेहतरी के लिए हो कि बलूचिस्तान के लिए आप कुछ भी बगैर विदाउट प्रूफ क्लेम नहीं करें। तो एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी आपको ये करना चाहिए। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को ये करना चाहिए कि वो फैक्ट चेक के प्रॉपर जो डेस्क होते हैं वो स्टैब्लिश करे और अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स खुद रिलीज करे ताकि जो लोग डिसइंफॉर्मेशन का शिकार होते हैं वो। बहुत ज़बरदस्त बात आपने समीन की। जो मैं इसको समराइज़ करूं तो वो ऐसे है कि एक तो जो इंफॉर्मेशन गैप है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से एक बड़ा पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन फ़्लो होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ विद एविडेंसेस, जो कि इस गैप को फिल करें, क्योंकि इसी गैप से हमारा दुश्मन फ़ायदा उठाता है और वो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन उसमें फिल इन करता है, जिससे हमारे आम आदमी आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि
अवाम का भी फ़र्ज़ बनता है। और बड़ी खुशी की बात है कि बलूचिस्तान में नौजवान ख़ास तौर पे अदरवाइज़ भी बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें कि कोई भी फेक न्यूज़ आती है उसको ज़रूर क्रेडिबल सोर्सेज से वेरीफाई करें। इवन इंटरनेशनल क्रेडिबल सोर्सेज अवेलेबल हैं, वाशिंगटन पोस्ट है, BBC है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, रॉयटर्स है, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उससे क्रॉस चेक ज़रूर करें ताकि खुदा न खास्ता ये जो फेक न्यूज़ है इसकी वजह से जो बलूचिस्तान के अवाम है उनको उससे कोई दुश्मन नुकसान ना पहुंचा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मुझे समझ आता है वो ये है कि दुश्मन के मुकाबले में आपको हर सूरत में अंडर एनी फाइट एनी वॉर आपको अपने मीडिया पे भरोसा करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वो आपकी दुश्मन की जो डिसइंफॉर्मेशन है या खुदा न खास्ता जो इस तरह की फीड की जाती है एक प्रोपेगेंडा मुहिम, उससे बहुत बेहतर है। तो ये हम सबको इस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है। समीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी निकाला और आपने बलूचिस्तान में बैठ के हमारे व्यूअर्स को ये बताने की कोशिश की कि असल में वहाँ पे फैक्ट्स ऑन ग्राउंड क्या हैं। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले आपने यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इन टाइम पहुंचती रहे। आपका बहुत शुक्रिया।